हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम स्पेशल सीरीज ऑफ चैप्टर हेरिडिटी। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसमें हम चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करते हैं, कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करते जाते हैं। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। नाउ, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम प्लांट के एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे थे जो कि था प्लांट हाइट, डाईहाइब्रिड क्रॉस में डाई यानी दो, तो इसमें मेंडल ने प्लांट के दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया, सीड शेप एंड सीड कलर। अब पी प्लांट्स में सीड का शेप या तो राउंड होता है या रिंकल्ड, और कलर की अगर बात करी जाए तो सीड्स या तो येलो होंगी या ग्रीन। मेंडल ने दो तरह के सीड्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट लिए, एक जो राउंड और येलो सीड्स बनाता था और एक जो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स बनाता था। अब सीड का ये जो फिजिकल शेप और कलर है उसे बोलते हैं फिनोटाइप, और इस फिनोटाइप के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसे बोलते हैं जीनोटाइप। मेंडल ने राउंड शेप के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, और येलो कलर के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई से। ऐसे ही रिंकल्ड शेप के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से, और ग्रीन कलर के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई से। क्लियर? एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसे हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। यानी इस केस में राउंड शेप और येलो कलर डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर। ऑलराइट, अब मेंडल ने इन दोनों प्लांट्स को फ्यूज करा दिया, तो ये हुई पेरेंटल जेनरेशन। तो अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। पहले केस में दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई। ऐसे ही दूसरे प्लांट के केस में स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमीट्स फ्यूज होंगे और बनाएंगे F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसे डिटरमाइन करने के लिए हम बना लेते हैं प्यूनेट स्क्वायर। इसे कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। सबसे पहले बनाएंगे एक स्क्वायर और इसके लेफ्ट साइड लिखेंगे पहले पेरेंट के गैमीट्स को, ऊपर की साइड लिखेंगे दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को। तो पहले बॉक्स में हमें क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही सारे बॉक्सेस में हमें यही मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये हो गया F1 जनरेशन का जीनोटाइप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, तो देखिए हमें पता है कि राउंड एंड येलो डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड ग्रीन, और जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स साथ में प्रेजेंट होती हैं तो हमें पता है कि केवल डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस हो पाती है। तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप होगा राउंड एंड येलो। इतना क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत इजी है लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। देखिए, मेंडल ने नेक्स्ट क्या किया कि उन्होंने इसी F1 जनरेशन से दो प्लांट्स लिए और दोनों को फ्यूज करा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ कितने टाइप के गैमीट्स फॉर्म हो सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी गैमीट्स फॉर्म होंगे तो उसमें एक शेप का जीन होना चाहिए और एक कलर का। तो उस हिसाब से यहाँ 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। पहला होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली दूसरे प्लांट के भी यही 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे।
अब ये गैमीट्स होंगे फ्यूज और बनाएंगे F2 या सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो अब तो इतने सारे गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली प्यूनेट स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा। सो अगेन बनाएंगे एक स्क्वायर जिसके लेफ्ट साइड लिखेंगे पहले पेरेंट के गैमीट्स को और ऊपर के साइड लिखेंगे दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को और इनको कराया फ्यूज। तो पहले बॉक्स में बताइए क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और ऐसा प्लांट कैसी सीड्स प्रोड्यूस करेगा? राउंड एंड येलो। दूसरे बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये सीड्स भी होंगे राउंड एंड येलो। तो आप इस तरह से एक एक करके जीनोटाइप और फिनोटाइप साथ साथ में निकाल सकते हैं। और जब आप इन बॉक्सेस को भरते जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। एक ट्रिक और है जिसका आप यूज कर सकते हैं कि आप नॉर्मली इन जीनोटाइप्स को लिख के ये देख सकते हैं कि जहां भी एक या दो कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में प्रेजेंट होंगे, जिन्हें यहाँ येलो कलर से लिखा हुआ है, वो सारे सीड्स होंगे राउंड एंड येलो। और इसको जब टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे 9। इसी तरह से जहां भी एक या दो कैपिटल आर प्रेजेंट हैं मगर उसके साथ केवल स्मॉल वाई ही है, तो ऐसे जीनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे राउंड एंड ग्रीन सीड्स, जिन्हें ब्लू कलर से लिखा हुआ है। और इनको टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे 3। अब नेक्स्ट, अगर स्मॉल आर के साथ एक या दो कैपिटल वाई प्रेजेंट हैं तो प्रोड्यूस होंगे रिंकल्ड येलो टाइप के सीड्स जो पिंक कलर से हैं, और ये हैं टोटल 3। और लास्टली जहां पे केवल स्मॉल आर और स्मॉल वाई ही साथ में प्रेजेंट हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। और ये आप यहाँ देख सकते हैं एकदम लास्ट में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ऐसा एक ही प्लांट प्रोड्यूस हुआ है। तो फाइनली अगर हम इन फिनोटाइप्स का रेशियो निकालें, यानी राउंड येलो रेशियो राउंड ग्रीन रेशियो रिंकल्ड येलो रेशियो रिंकल्ड ग्रीन, तो हमें मिलेगा फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। नाउ इसका जीनोटाइपिक रेशियो मैंने यहाँ आप लोगों को दे दिया है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्टली आपसे क्वेश्चंस क्रॉस और फिनोटाइपिक रेशियो से ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़्यादा अटेंशन देंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू मेंडल्स लॉज। इसमें आपको स्टेटमेंट्स नहीं पूछे जाते हैं लॉ के, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। 3 लॉज हैं। पहली लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये कहती है कि भाई जब भी हीट्रोजाइगोट कंडीशन होगी, हीट्रोजाइगोट मतलब एक ही कैरेक्टर के 2 एलील्स साथ में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने पी प्लांट लिया विथ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे में क्या होगा कि जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है और दूसरा ट्रेट जो रिसेसिव होता है वो नहीं हो पाता। बस इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो ये कहता है कि जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी मान लीजिए हमारे पास पी प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जब भी गैमीट्स बनेंगे तो उन गैमीट्स में जीन का एक ही कॉपी जाएगा, यानी या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। ये दोनों कभी साथ में नहीं जाएंगे, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे। बस यही बताती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरी और लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमें देखने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जहां 2 अलग अलग कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जैसे सीड शेप और सीड कलर। ऐसे में जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट्स में ये दोनों ही ट्रेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां राउंड शेप जा रहा है तो उसके साथ येलो कलर का जीन भी जाएगा ही जाएगा। येलो भी जा सकता है, ग्रीन भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो मैं आपसे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये डिटरमाइन होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो मेल होगा या फीमेल। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में नॉन जेनेटिकली डिटरमाइन होता है और कुछ में जेनेटिकली।
नॉन जेनेटिकली मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में जीन्स का रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो फिर कैसे होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में इन्वायरमेंटल क्यूज यानी फर्टिलाइज्ड एग किस टेम्परेचर में रखा गया है, इस पे डिपेंड करता है कि उसमें से जो एनिमल निकलेगा वो मेल होगा या फीमेल। स्नेल्स में एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और सेक्स इनमें चेंज हो जाता है, यानी कभी मेल कभी फीमेल। तो इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में जीन्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन ह्यूमंस में सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। तो अभी हम उस प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे। देखिए, आपको पता होगा कि ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 23 + 23 = 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। विजुअली अगर इसी चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर हम एक न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम्स निकाल के देखें तो फर्स्ट क्रोमोसोम हमने निकाला और ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट क्रोमोसोम 2 के सेट में है, एक ये और एक ये। ऐसे ही सेकंड के भी 2 होंगे, थर्ड के भी 2। तो इसी तरह 23 पेयर्स होते हैं हर सेल में। अब इनमें से जो ये लास्ट 23rd पेयर है, इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि यही क्रोमोसोम्स सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम इसी 23rd पेयर की बात कर लेते हैं। अगर फीमेल है तो उसमें ये 23rd पेयर होता है XX और अगर मेल है तो XY, यानी X क्रोमोसोम दोनों में होगा, चाहे मेल हो या फीमेल। और अगर फीमेल है तो उसी के साथ एक X और होगा। इसीलिए क्योंकि फीमेल में दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, हम इसे बोलते हैं परफेक्ट पेयर। लेकिन मेल में होता है XY क्रोमोसोम। अब ये जो Y क्रोमोसोम है ये X क्रोमोसोम से छोटा होता है, तो परफेक्ट पेयर नहीं बना। इसलिए मेल में हम कहते हैं कि मिसमैच्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक जैसे नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा। अच्छा, अब हम अगर बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये डिसाइड होता है ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या फर्टिलाइजेशन के टाइम। कैसे? तो उसके प्रोसेस को इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, जब मेल में स्पर्म्स फॉर्म होंगे तो स्पर्म इज अ टाइप ऑफ गैमीट। तो स्पर्म 2 टाइप के बन सकते हैं, या तो उसमें होगा X क्रोमोसोम या फिर Y क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें एक ही टाइप का एग या गैमीट पॉसिबल है, X। अब जब फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो या तो X क्रोमोसोम कैरी करने वाला स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी करने वाले एग से फ्यूज होगा। ऐसे में जो जाइगोट बनेगा उसके क्रोमोसोम्स होंगे XX और उससे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा उसका सेक्स होगा फीमेल। ऐसे ही अगर Y क्रोमोसोम कैरी करने वाला स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी करने वाले एग से फ्यूज होगा तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्रोमोसोम्स होंगे XY और इस जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका सेक्स होगा मेल। क्लियर? तो ह्यूमंस के केस में हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड या फिर फादर मेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड। जो चाइल्ड अपने फादर से X क्रोमोसोम कैरी करने वाला स्पर्म इनहेरिट करेगा उसका सेक्स हो जाएगा फीमेल, और जो चाइल्ड Y क्रोमोसोम इनहेरिट करेगा वो हो जाएगा मेल। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, या फिर बोर्ड्स में पूछा जा चुका है ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, एक्सप्लेन। तो इसमें आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एक्सप्लेन करना होगा। ऑलराइट, एंड दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, इट रियली हेल्प्स द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।